उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल में। दोस्तों, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस 2024 को लेके हम एक टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं। उसका ये दूसरा पार्ट है। हम विजयनगर साम्राज्य देख रहे थे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि आयंगर व्यवस्था के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ये वैतनिक होते थे। दूसरा है, ये अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते थे। तीसरा था, इनका पद आनुवंशिक होता था। तो दोस्तों, ये वैतनिक तो नहीं होते थे, ठीक है, ये वैतनिक नहीं होते थे। तो यहाँ पे ये किसी को बेच सकते थे पद और आनुवंशिक होता था, तो ये ठीक है 2 और 3 से ही हो जाता है। देखिए क्या था कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, ठीक है, और उसी को आयंगर कहा गया था, ठीक है। इस जो संगठित ग्रामीण इकाई पर शासन के लिए जो व्यवस्था थी उसे आयंगर कहते थे, ठीक है। और इसमें क्या था समझ लो, आयंगर में एक सेकंड, हाँ, आयंगर में 12, ठीक है, 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। समझ में आ गई? आयंगर कई बार जो मतलब पूछा गया है, आज समझ लीजिए। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः कर मुक्त एवं लगान मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ध्यान रखना, क्या देती थी? भूमि देती थी, ठीक है, वेतन नहीं देती थी। और जो इनका पद क्या था? आनुवंशिक होता था, और यह अपने पद को किसी दूसरे को बेच या गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। तो ये था आयंगर व्यवस्था। अच्छा, एक चीज़ और थी कि इनकी इजाज़त के बिना गांव की कोई भी संपत्ति, भूमि, ठीक है, बेची या खरीदी नहीं जा सकती थी, और न तो दान में दी जा सकती थी। मतलब आयंगर की उस पर मोहर लगना अनिवार्य था, ठीक है। अच्छा, एक जो था कर्णिक, एक था का कर्णिक। जो कर्णिक होता था, ये आयंगर के पास जो है जमीन के क्रय और विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो आयंगर जो होते थे इनके लिए होता था। तो अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कुद शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन देखते हैं, युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी गई भूमि के लिए, मतलब ये हो गया। पट्टे पर ली गई भूमि के लिए, ऑप्शन सी कृषक मजदूर के लिए, ऑप्शन डी भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की। तो दोस्तों, ये जो कुद शब्द था, ये था कृषक मजदूर के लिए, ठीक है, इसके लिए ये मानी जाती थी कुद। देख लीजिए, देखिए क्या है कि विदेशी विवरणों या जो अन्य भी साधन थे, इसमें यह बिल्कुल जो स्पष्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में असीम समृद्धि थी, ठीक, समृद्धि बहुत थी। अच्छा, भूमि अधिकार के एक श्रेणी के अंतर्गत मतलब सिंचाई में पूंजी निवेश के द्वारा आय प्राप्त की जाती थी। मतलब ये सबसे ज़्यादा एक क्या था, मतलब कहेंगे तो राजस्व का एक स्रोत था, ठीक है। तमिल क्षेत्र में जो इसे दसवंदा और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कट्टकोडगर्गे कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। ऐसी भूमि को उबली कहा जाता था, ठीक है। तो समझ में आया? एक होती थी उबली, ये सेवा के बदले, ठीक, सेवा के बदले दी जाती थी, ठीक है। और जो युद्ध में मारे गए, यहाँ पे क्या होता था? रक्त कोड गए, ये सुना होगा, रक्त कोड गए, ठीक है। युद्ध में मारे गए सैनिकों को रक्त कोद गए, ठीक है। और पट्टे पर ली गई भूमि को कुटग्गे कहते थे। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे कुटग्गे, कुटग्गे, ठीक है। और कहीं कहीं ये लिखा है कुट्टगी, मतलब डबल टा, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। तो सेवा के बदले उबली, और जो मजदूर, कृषि मजदूर के लिए तो कुदी, इसके लिए क्या हो गया? कुदी। और जो युद्ध में मारे गए सैनिकों को तो रक्त कोड गए कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच जो हिस्सेदारी होती थी उसे वारम कहते थे। समझिए बात, वारम, ठीक, वारम कहा जाता था, ये हो गया। और कृषक मजदूर को खुद कहते थे, तो ठीक समझ के लिए ना, खुद कहते थे इसको। तो ये था सिस्टम कुछ ऐसा विजयनगर साम्राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इरुसले विलक्कम हरिदास ने लिखी थी, जी बिल्कुल सही है। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय ने लिखी थी, और किसमें? तेलुगु भाषा में, ठीक है, ध्यान रखना। मनुचरित तेनालीराम ने लिखी थी, जी सही है, मनुचरित, ठीक है। यहाँ पे मनु स्मृति नहीं है, ध्यान रखना, मनुचरित है। और चमत्कार चंद्रिका मल्लिकार्जुन ने लिखी थी, तो नहीं, ये गलत है।
ये एक कवि हुए हैं उसी समय में, हथ्य। कौन? हथ्य ने लिखी थी चमत्कार चंद्रिका। अच्छा, मनुचरित तेनालीराम ने लिखी है। एक है रामचरित, ठीक है, रामचरित, जिसमें राम पाल वंश के शासक राम का चरित्र चित्रण है। तो ये किसने लिखी है? आप लोग जो कमेंट बॉक्स में बताना हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह था। दूसरा है, चांदी के छोटे सिक्के प्रताप कहलाते थे। अब इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला सही है, वराह तो था। देखिए क्या था कि विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था वो वराह ही था। कौन था? वो वराह था, जिसका वजन कम से कम होता था ये 52 ग्रेन का, ठीक, 52 ग्रेन होता था। और जिसे जो मतलब विदेशी यात्रियों ने हूण, मतलब हूणों ने इसे परदौस या, ठीक है, पैगोडा के रूप में इसे स्वीकार उल्लेखित किया है, ठीक है। अच्छा, चांदी की अगर बात करें तो चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। चांदी का छोटा सिक्का कहलाता था तार, ठीक है, ये तार कहलाते थे। अच्छा, सोने के छोटे सिक्के, ध्यान रखना, सोने के छोटे सिक्के कहलाते थे प्रताप। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे चांदी इसलिए गलत हो गया है। और प्रताप और दूसरा फणम भी जो होता था ये भी सोने का ही होता था। चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था, सोने के छोटे सिक्के को प्रताप और फणम कहते थे, ठीक है। और हरिहर प्रथम ने जो स्वर्ण सिक्कों पर जो है हनुमान और गरुड़ की आकृति का भी अंकित किया है। जो ये वराह होता था, वराह, इस पे हनुमान और गरुड़ की आकृति होती थी। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। वराह पे तो वराह सोने का था, चांदी का तार था, सोने का प्रताप और फणम भी सोने का ही था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, यह युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। कौन सा युद्ध था भाई? ठीक है, तो ये था सारंगपुर का युद्ध। ध्यान से पढ़ लो, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। जी हाँ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। तो कौन सा है ये? सारंगपुर का युद्ध है। ये कब हुआ था? तो 1437 में हुआ था, ठीक है। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी यादव वंश सही है, वारंगल चेर, जी नहीं, चेर नहीं है वारंगल में। कौन? काकतीय वंश है वारंगल में, काकतीय वंश। दारसमुद्र होयसल बिल्कुल सही है। माबर या मुद्रा पांडे, ठीक है। तो वारंगल में काकतीय थे। देखिए, दक्षिणी जो अभियान की अगर विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो तारीख़ फिरोज शाह, और एक है खजाइन फुतू, जो खजाइन उल फुतू है अमीर खुसरो की, और बरनी की है तारीख़ फिरोज शाह, ठीक है। इनके मतलब इनमें सबसे ज़्यादा दक्षिण के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो भैया। इस नगर की परिधि 60 मील, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं। इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। उनका राजा भारत के अन्य राजाओं से शक्तिशाली, मतलब जो अधिक शक्तिशाली है। बताइए, उक्त वर्णन निकोलो कोंटी ने किस राज्य में किया था? अब देखिए, ऑप्शन छोड़ दो, आपको ये जो शब्द मिल गया ना निकोलो कोंटी, अब क्लियर हो गया किसके बारे में कर रहा होगा भैया? विजयनगर के बारे में। सीधी बात है, ऑप्शन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि निकोलो कोंटी जिसमें भारत आया उसमें विजयनगर की बात ये चल रही है। निकोलो कोंटी वहीं पे आया था, विजयनगर में आया था, ठीक है। खैर देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए भाई। ऑप्शन में क्या क्या हैं? विजयनगर है, अहमदनगर है, बहमनी है, गोलकुंडा है। तो देखो, अगर ये निकोलो कोंटी से बात संबंधित ना होती और तो हम थोड़ा सा प्राचीन भारत में जाके कन्फ्यूज हो सकते थे, ठीक है, पाटलिपुत्र में। लेकिन यहाँ पे तो सीधी सी बात है, तो विजयनगर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आया था? अब ये हम आपको सब करवा चुके हैं अभी इससे पीछे, ठीक है। तो कहाँ आया था? देवराय द्वितीय में आया था, ठीक है। कहाँ का था? तो खुरासन का था। शाहरुख का दूत था, ठीक है, शाहरुख का दूत था। कब आया था? तो 1442 में आया था, पीछे बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर लाया? मतलब गुलबर्गा से बीदर कौन लेके आया था? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवां, अहमद शाह प्रथम, महमूद शाह बहमनी। कौन लेके आया था? तो अहमद शाह प्रथम। इसका शासन रहा था 1422 से 1436 तक। देखिए क्या था कि इसने अपने शासनकाल में, इससे ये फेमस किस लिए था? कला और संस्कृत को प्रधानता दी थी इसने,
अहमद शाह प्रथम ने, ठीक है। और ईरान से कारीगरों को अपने साम्राज्य में आमंत्रित किया था, ईरान के कारीगर मंगाता था, और इसी ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो शिवाजी की बात चल रही है। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था या नहीं हुआ था जी। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था, बिल्कुल सही है। तो क्या सी, एक और दोनों सही हैं। तो इनका जन्म 1627 में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कभी आ जाए तो सिवनेर के दुर्ग में, सिवनेर के दुर्ग में, ठीक है। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था, ठीक। माताजी का नाम तो जीजाबाई था, ठीक। अच्छा, इनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इनकी माता जीजाबाई का ही पड़ा है। अच्छा, इनके देखो ये तो समर्थ रामगुरु दास इनके दोस्त सॉरी गुरु हो गए। एक इनके और जो गुरु थे वो थे दादा कोंडदेव। क्या नाम था? कोंडदेव, क्योंकि उन्होंने ये क्या संरक्षक भी थे और शिक्षक भी थे इनके, ठीक। और जब बड़े हुए तो इनके गुरु का नाम, एक दूसरे गुरु इनको मिल गए तो कोई समर्थ रामदास हो गया। तो दो इनके गुरु थे, ध्यान रखना। आगे बढ़, नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, उबैदुल्लाह द्वारा, बाकी बिल्लाह द्वारा, शेख अहमद सरहिंदी द्वारा, ख्वाजा मीर दर्द द्वारा। तो यहाँ पे उबैदुल्लाह ने की थी नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना, ठीक है। देखिए, भारत में इस सिलसिले का प्रचार जो करते हैं भारत में, तभी आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह करते हैं, ठीक है। ये भारत में इसका प्रचार करते हैं, भारत में, ठीक है। अच्छा, भारत में अगर यहाँ पे जो है भारत में कौन करता है तो बाकी बिल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बाकी बिल्लाह के एक शिष्य थे, उनका नाम था, याद कर लेता हूँ मैं, शेख अहमद सरहिंदी, यही हैं, ठीक है, ये, ठीक। तो भारत में ये थे, सॉरी मुझे माफ़ करना, भारत में ये सबसे ज़्यादा थे, इनका नहीं, ठीक है। और तो यही था यहाँ पे। अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों को देखता था, ठीक है, कौन था भाई? देख लीजिए। तो विदेशी सुमंत, पंडित राव जो था, पंडित राव क्या करता था? ये धार्मिक कार्यों, देखो ये एक विद्वान था पंडित राव, और ये धार्मिक कार्यों के लिए जो भी था वो सब देखता था पंडित राव, ठीक है। सचिव का काम था, देखो सबसे पहले तो पेशवा, तो पेशवा तो प्रधानमंत्री होता ही था, ठीक है। और सुमंत हो गया आपका विदेश मंत्री, ठीक। और सचिव जो था इसे कहते थे सुरनवीस, सचिव को कहते थे सुरनवीस। तो सुरनवीस का काम क्या था? राजकीय पत्र व्यवहार देखता था, ठीक है। और मतलब हिसाब किताब का इसका काम होता था। तो सुमंत विदेश मंत्री हो गया, ये धार्मिक हो गया, ये तो प्रधानमंत्री था ही, ठीक। अच्छा, सुमंत को दबीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दबीर, ये भी ध्यान रखना। एक होता था सर ए नौबत, सर ए नौबत, सर ए नौबत क्या होता था? सेना का अधिकारी होता था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिरदौसी सिलसिला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सिलसिले का भारत में कार्य क्षेत्र मुख्यतः कश्मीर था। सूफी सिद्धांतों एवं पद्धतियों ने हिंदू दर्शन और भक्ति के विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से है। तो देखो, ये जो सिलसिले का जो कार्यक्षेत्र था ये कश्मीर, ये नहीं, मुख्यतः नहीं था, तो ये दूसरा वाला सही हो जाता। तो ऑप्शन इसमें से बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं। देखिए, इस सिलसिले का जो संस्थापक था ये सैफुद्दीन था, सैफुद्दीन करके था, सैफुद्दीन, ठीक है। और ये जो सुहरावर्दी था, सुहरावर्दी जो सिलसिला था, इसी की एक शाखा थी, इसी की एक शाखा थी, ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले का जो भारत में क्षेत्र था वो क्षेत्र कश्मीर ना होके वो बिहार था। क्या था? बिहार वाले क्षेत्र में ये जो प्रसारित इसका हो रहा था। तो ये सब बातें थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य। अब इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए, शुद्धा द्वैतवाद कौन सा सही नहीं है? देखिए, बहुत सा आपको लगेगा ये वाला गलत है। कैसे? देखिए, एक था शुद्धवाद, उसके थे वल्लभाचार्य, जबकि शुद्धा द्वैतवाद के ये नहीं थे। शुद्धा द्वैतवाद के थे विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी। एक था शुद्धवाद, ठीक, शुद्ध द्वैतवाद, ये इसके थे कौन? शुद्ध के थे वल्लभाचार्य। एक मैं याद करता हूँ, एक श्लोक, इससे आपको जो गलत नहीं होगा, देखो, अद्वैत शंकर विशिष्ट रामा द्वैत माधव शुद्ध वल्लभ,
ठीक है। तो शुद्धा शुद्ध में वल्लभ हैं, ध्यान रखना। अद्वैत शंकर, ठीक है, शंकराचार्य हो जाएंगे। अद्वैत शंकर, विशिष्ट रामा, विशिष्टता के कौन हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो गए। अद्वैत के माधव हो जाएंगे और शुद्ध वल्लभ, तो शुद्ध शुद्ध के। बाकी द्वैताद्वैतवाद के कौन बचे, निम्बकाचार्य बचे। यही 5 जो संप्रदाय माने जाते हैं, पूछे जाते हैं, मतलब आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ उड़ीसा, शारदा पीठ गुजरात, श्रृंगेरी पीठ तमिलनाडु। तो आपको सबको पता है श्रृंगेरी कहाँ है, ठीक है। कहाँ है श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, बाकी सब सही हैं। ज्योतिष कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक। और ज्योतिष को क्या कहते हैं, ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। गोवर्धन कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक। इसे कहते हैं पीठपुरी भी कह देते हैं इसे, गोवर्धन को। शारदा पीठ कहाँ है, गुजरात, यानी कि इसे द्वारिका में है ये, ठीक। और ये कर्नाटक में कहाँ है, तो मैसूर में है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कालानुक्रम अनुसार इसे ठीक सजाइए। तो सबसे पहले हम इनके सबके देखते हैं सन कौन कौन से। देखो माधवाचार्य का जो रहा है तो ये 1199 से 1278 तक रहे हैं। और कबीरदास जी का तो सबको पता है 1140 से 1510 तक रहे हैं, ठीक है। और नानक जी का भी सबको पता होगा 1469 से 1538 तक रहे हैं। और बल्लभाचार्य जी का ये रहे हैं 14 से 79 और 1531, ये रहा है। अब आप इसको कोड में मिलान कर लीजिएगा। माधवाचार्य किसके थे, ठीक है, आप लोग देखना। कबीर पंथ के थे, ठीक है, सब आप लोग देखना आगे। निम्नलिखित में से किसे प्रसन्न बौद्ध कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी को कहा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, समझते हैं, सब जानते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने अद्वैतवाद, किसका, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। और ठीक है, क्या था, ये कहते थे कि ईश्वर तथा जो जगत है इसमें कोई अंतर नहीं है। इसे कहते हैं अद्वैतवाद, मतलब एक ही है, सॉरी मतलब दो नहीं है, क्या है, एक ही है, अद्वैत, दो नहीं है, अद्वैत यानी कि एक है। इनके गुरु कौन थे, गोविंदाचार्य थे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गोविंदाचार्य इनके क्या थे, इनके गुरु थे गोविंदाचार्य। और इनके दर्शन को ये कहा गया कि जो बौद्ध दर्शन था, बौद्ध धर्म था, इसकी महायान शाखा से प्रेरित जो मानते हैं, ठीक है। तो तभी ये प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी आ जाए कि कौन सी शाखा से प्रेरित मान। और 33 क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। माधवाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, इन्होंने तेलुगु भाषा में उपदेश दिए, ठीक है। तो भैया तेलुगु में तो दिए नहीं थे, तो यानी कि एक सही हो जाएगा। तो इनका तो अब देखो माधवाचार्य जो थे, माधवाचार्य का कार्यकाल अभी बताया पीछे 1199 से 1278 तक माना जाता है, ठीक है। तो द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय था, ठीक। अच्छा, इन्होंने तेलुगु में नहीं लेकिन हाँ कन्नड़ में इन्होंने उपदेश दिए हैं, तो ध्यान रखना कन्नड़ में इन्होंने उपदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके शिष्यों में महिलाएं भी थीं। ये हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर उपदेश देने वाले दूसरे संत थे। देखिए ध्यान से पढ़ो, तो ये क्या कहते हैं, दूसरे नहीं, ये पहले ही संत थे, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाता है, महिलाएं थीं, ठीक है, तो एक सही हो जाएगा। देखिए क्या था, ये देखो अगर कालक्रम याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों में कालक्रम पूछते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था, कब, 1299 में हुआ था। श्री संप्रदाय, ठीक है, ये संबंधित थे। सी कहो या वैरागी कहो, इसे ही रामावत संप्रदाय कहते हैं, रामावत, ठीक है। महिलाएं भी शामिल थी इसमें। और महिलाओं में अगर नाम आ जाए तो एक थी पद्मावती और एक थी सुरसरी, ठीक है, ये थोड़ा सा चर्चा में है, मतलब प्रसिद्ध हैं, ठीक। और ये भैया हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर उपदेश देने वाले पहले संत थे, तो ये ध्यान रख। आगे देखते हैं। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, समझिए। इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध किया, ये एकेश्वरवादी थे। तो महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ था, सबको पता है, ये तो किया था इन्होंने, ये सही है। और एकेश्वरवादी भी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन की देखेंगे कौन, बी सही हो जाएगा, 2। और आपका इनका क्या 1440 और 1510, मुझे लगता है मैंने इनका जन्म पीछे गलत बता दिया है, देख लेना। 1440 है, 1510 तक है इनका। तो
1510 में इनकी मृत्यु हो जाती। देखिए क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सबको पता है भैया, वाराणसी, बचपन में ही पढ़ लिए होंगे। कहाँ, लहर तारा तालाब के किनारे, ये यही माना जाता है इनका जन्म। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। उन्होंने राम भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। देखिए समझिए, यहाँ पे समझना, वसंत, साखी और रक्त आदि इनकी रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखना। तो भैया राम की नहीं थी, कौन थे ये, कृष्ण वाले में थे, तो ये वाला गलत हो गया। और बसंत साखी भी इनकी नहीं थी, तो ये भी जो गलत हो गया। तो इनमें क्या आ जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक, आइए देखते हैं क्या था। देखिए मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। कहाँ हुआ था, ये एक ध्यान, ये मतलब कुदकी नामक उसमें हुआ था, कुदकी एक गाँव था। ठीक है, सिसोदिया वंश की ये राजधानी थी। सिसोदिया वंश की ये राजकुमारी थी। अच्छा, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की है। ठीक है, जिनके संकलन, ठीक है, नरसी का मायरा, देखो याद आ गया, क्या है, नरसी जी का मायरा, ये है। राग गोविंद, कौन, यहाँ देखते हैं, राग गोविंद हो गया। राग सीरठ, ठीक है, तो ये सब इनकी थी। अच्छा, ये जो आपने देखा बसंत, साखी, रक्त, ये सब कबीरदास जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने आचरण एवं चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। तो जी हाँ, दोनों सही हैं। देखिए, जो दादू दयाल जी थे, ये अन्य संतों की तरह अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जात पात, तीर्थ यात्रा आदि के विरोधी, ठीक है, तो सभी होते थे। और ये चरित्र की शुद्धता पर बल दिया इन्होंने। ठीक, दादू पंथी एक ये पंथ के संस्थापक थे, और इनके समय में निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन सा, निपक्ष।